नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है एक आत्मा की यात्रा बुक के 4 चैप्टर्स जिन लोगों ने सुन लिए होंगे, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें ऑलरेडी मिल गए होंगे। चैप्टर 5 में और बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। जैसे मृत्यु के बाद क्या हमारा कोई और शरीर भी है? सोलमेट क्या होते हैं? क्यों एक आत्मा दूसरी आत्मा को जब फिज़िकल बॉडी में आती है तकलीफ़ देती है? अ, अगर हमारी शादी होती है तो अनमैच्ड कपल्स क्यों होते हैं? क्यों दो ऐसे लोगों की शादी हो जाती है जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं या एक दूसरे को उम्र भर तकलीफ़ देते रहते हैं? कुछ लोगों की मैरिड लाइफ ऐसे होती है, शुरू में इनिशियली काफ़ी परेशानी होती है, बाद में बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके पीछे क्या कारण है? हम क्यों हॉबी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं? ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो यहाँ पे आपको और क्लियर होंगी। चैप्टर 4 तक आपने समझा कि किस तरह से मॉडर्न मॉन्क ने पीटर रिशेल्यू को एस्ट्रल ट्रैवल करने की टेक्निक बताई, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत याद कर रहे थे। तो भाई से मिलने के लिए उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल करवाया, सूक्ष्म जगत की यात्रा सूक्ष्म शरीर में करवाया, और उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि तुम अपने सारे एक्सपीरियंसेस को जो तुम एस्ट्रल ट्रैवल के कर रहे हो उसे उसके नोट्स बनाओ, उसमें लिखो कि तुमने क्या सीखा और क्या किया। पहली रात जब उन्होंने नोट्स बनाया तो मॉन्क ने कहा कि तुमने काफ़ी अच्छा बनाया है, तुम्हें काफ़ी चीज़ें याद है, कंपैरेटिवली तुम्हें डे 1 के हिसाब से चीज़ें काफ़ी याद हैं, और ज़्यादा याद रखने की कोशिश करो। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि एस्ट्रल ट्रैवल से तुमने क्या सीखा, कुछ लेसन्स क्या लिए अभी तक जो तुमने सूक्ष्म जगत की यात्रा की। वही चीज़ पीटर रिशेल्यू यहाँ पे बताते हैं। उनका कहना है कि पहली चीज़ जो मैंने पहली सबक ली वो ये कि किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। मॉन्क ने उन्हें ये चीज़ समझाया अच्छे से कि हम उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करें जिनको हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मैं ये बुक पढ़ के आपको सुना रही हूँ तो आपको इसकी हर चीज़ पे विश्वास नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको अपने आप एक्सपीरियंस करेंगे, समझेंगे। इसके बहुत पहलू को ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं और धीरे धीरे और करेंगे। तो अंधाधुंध विश्वास नहीं करना किसी भी बात पर, ना ही अविश्वास करना, क्योंकि अविश्वास भी कर लिया तो फिर आगे आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। हर चीज़ में अगर आप अपना अविश्वास दिखाओगे तो संभावनाओं को ख़त्म कर दोगे। धरती पर हम क्या करते हैं, या तो हम किसी चीज़ को पॉजिटिव बोलते हैं या नेगेटिव, या ट्रस्ट करते हैं या डिसट्रस्ट करते हैं। हमेशा डुअलिटी में रहेंगे, कभी भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, और एक सही स्पिरिचुअल पर्सन की पहचान भी यही है कि वो हर चीज़ को एक पॉसिबिलिटी की तरह एक्सेप्ट करता है, एक संभावना की तरह स्वीकार करता है। कोई भी चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बुक ही आई आपके सामने, तो अगर आप पहले ही बोल दोगे कि नहीं, आत्मा के बारे में कौन बता सकता है, मुझे नहीं सुनना, तो शायद आप बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अगर आप सुन रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको अंधा विश्वास भी नहीं कीजिए, और एक थॉट रखिए कि हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है। मैं खुद जब तक इनके पहलुओं को एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो स्पिरिचुअल जैसे जैसे होते जाएंगे, आप हमेशा चीज़ों की संभावना पर ज़रूर जाएंगे, न पूरी तरह से हाँ, न पूरी तरह से ना। दूसरा लेसन जो उन्होंने लिया वो सबसे अच्छा लेसन था कि फिज़िकल बॉडी के अलावा भी हमारे पास और बॉडीज़ होती हैं जिनके हम टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस करते हैं। कब, कैसे, क्या, ये आगे चैप्टर्स में और आपको एक्सप्लोर होंगे। अभी तक आपने देखा कि फ़िज़िकल बॉडी के अलावा एस्ट्रल बॉडी होती है जिनका हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह से सोते हैं तो बॉडी से बाहर निकलती, ये सारी चीज़ें। अभी और चीज़ें आएंगी। और लेसन क्या सीखा? मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मृत्यु सिर्फ हमारे इस फिज़िकल शरीर की हो रही है।
हमारी आत्मा, या कहें कि हमारी पूरी जीवन की जो एक हमारा जीवन मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं है। हमारे जीवन का मतलब हुआ हमारे आत्मा का सफ़र। तो ये हमारे आत्मा का इवॉल्वमेंट, उसकी ग्रोथ, उसके गुण में बढ़ोतरी। तो ये स्टेटमेंट देना कि हमारी मृत्यु हो गई, ये गलत है। हमारे शरीर की मृत्यु हुई, हमारा शरीर ख़त्म हुआ दूसरा शरीर लेने के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। और जैसे जैसे ये चीज़ समझ में आती है, कैसे समझ आती है? नॉलेज बेस पे। वैसे वैसे मौत का डर भी अंदर से निकल जाता है, क्योंकि आप मृत्यु, जिससे कि हम सब शायद बहुत डरे रहते हैं, मुझे लगता है हम जन्म लेते हैं उसके बाद से हमारे अंदर मृत्यु का डर आ जाता है। लेकिन अगर हम जन्म लेकर एक समय, एक सर्टेन एज पर हमें ये सीख बताई जाए, ये नॉलेज दिया जाए कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है और इसका क्या प्रोसेस रहेगा, तुम्हारा लाइफ प्लान कैसे कैसे रहता है, तुम्हारी आत्मा को क्या जर्नी करनी है, तो मृत्यु का डर तो अंदर से निकल ही जाएगा ना, क्योंकि पता रहेगा कि लाइफ एक पर्पस के लिए मिली है। और भी लेसन्स अगर आप वैसे भी सोचेंगे, बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेसन बहुत अच्छा मिला कि लाइफ जो हम इस ज़िंदगी, इस फिज़िकल प्लेन पे जो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद हमारी नेक्स्ट ज़िंदगी जो एस्ट्रल प्लेन पे रहेगी वो कैसी रहेगी। अगर हमने अपने हॉबीज़ पे काम किया है, अपने सेवा भाव अपने अंदर लाया है, तो हम एक अलग ही आयाम में वहाँ पे जिएंगे। और अगर हम सिर्फ आए, हमने एक जन्म लिया, खाए पिए, सिर्फ कमाई किया या कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहे, मीनिंगलेस, निरर्थक अपनी ज़िंदगी जी करके किसी एक दिन मौत हो गई और हमने शरीर छोड़ दिया और ऊपर चले गए, तो वो जो हमारी जर्नी ऊपर की होगी वो काफ़ी अलग होगी। यहाँ के बाद हम अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे, यहाँ के बाद एक बहुत सुंदर वर्ल्ड है जहाँ पे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से जो चाहते हो पूरा होता है। सोल वहाँ पे बहुत सुखी रहती है, बहुत आनंदित रहती है, लेकिन उसके लिए धरती पे आपका उस हिसाब से आचरण होना चाहिए, आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट, आपकी सोल का ग्रोथ, आपकी कहते ना अवेकनिंग वैसी होनी चाहिए। जब पीटर रिशेल्यू ने खुद एस्ट्रल ट्रैवल किया, तब उन्होंने सीखा और समझा कि एस्ट्रल ट्रैवल किसको कह रहे हैं और उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तब उन्होंने ये जाना कि फ़िज़िकल शरीर के अलावा भी और शरीर है। तब उनके अंदर से मौत का डर निकल गया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने भाई के मौत का, उनको कितना तकलीफ़ भी थी और डर भी था, क्योंकि उन्होंने जाना कि मौत के बाद दुनिया कैसी अच्छी है और क्या है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को आप जब तक खुद फील ना करें, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में बहुत प्यार से समझाया गया है कि सपोज़ एक कपल होता है, दो लोग हैं, उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर जो धरती पे है वो बहुत दुख में रहता है। जो चला गया वो तो उसकी जर्नी आपको समझ में आ गई कि बहुत स्मूथ है, लेकिन जो धरती पे है वो बहुत दुख में रहता है। अगर उसे ये नॉलेज हो इन सारी बातों की, तो वो समझ सकता है कि वो अपने पार्टनर से डेली मिल सकता है एस्ट्रल लेवल पे, तो उसका दुख बहुत कम रहेगा, है ना। इसलिए ये नॉलेज, ऐसी बुक्स को पढ़ना, इन नॉलेज को देखना ज़रूरी है। अब ये बुक कोई मियर एक स्टोरी नहीं है, ये बुक है जो पीटर रिशेल्यू के साथ एक्चुअली हुआ, उनकी ट्रू स्टोरी है, उनके खुद का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने अगर अपना एक्सपीरियंस लिखा है, खुद अनुभव करके लिखा है, तो उसको लोगों से बांटना अब आपका भी काम है। आप भी जितना हो सके नॉलेज लेके दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके साथ साथ हर आत्मा की जर्नी नॉलेज के बेस पे स्मूथ होनी शुरू हो। अगर दो कपल में एक की डेथ हो गई और दूसरे की कुछ सालों बाद डेथ हो जाती है, बहुत बार आपने ये भी देखा है कि एक की डेथ हुई, उसके कुछ ही दिन बाद दूसरा कपल की डेथ हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है।
तो फिर क्या होता है, ये दोनों ही एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत सुंदर ज़िंदगी जीते हैं, अपने सारे शौक़ पूरे करते हैं। जो ये फिज़िकल वर्ल्ड में ये नहीं कर पाए हैं, वो सारे ऊपर जाकर एस्ट्रल वर्ल्ड में ये शौक़ पूरे करते हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ इमेजिनेशन से चीज़ें मिल जा रही हैं। वहाँ पे वो अपनी सोल का मिल करके और अच्छा ग्रोथ भी करते हैं। हो सकता है कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में यहाँ पे वो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल करते रह गए हों, रोटी कपड़ा मकान काम ही करते रह गए हों, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे वो अपने हॉबीज़ को और ज़्यादा ग्रो अप करते हैं और इवॉल्व होते हैं। अगर इसी के ऑपोजिट कपल ऐसे होते हैं जो कि रहते तो एक ही घर में हैं, हमेशा एक दूसरे से उनके बीच फ़ाइट होती रहती है। फ़ाइट क्यों होती है? दो सोल हैं, सपोज़ इनमें से आप देखो, अगर वाइफ हस्बैंड से 100 साल ज़्यादा जन्म ले चुकी है, तो ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल है ना। हस्बैंड उससे 100 साल पीछे इवॉल्व है, क्योंकि जितने जन्म लोगे उतने आप लेसन्स लोगे, उतने एक्सपीरियंसेस और लेसन्स होंगे और उतनी आप इवॉल्व होते चले जाओगे। पहले के चैप्टर्स में आपने इस चीज़ को समझा कि हम धीरे धीरे मिनरल से एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम आते जाते हैं। ह्यूमन किंगडम में हर एक जन्म में हम कुछ नया लेसन लेते हैं और हमारी सोल का अपग्रेडेशन होता है, मतलब ग्रोथ होती है, सोल की प्रमोशन होती है। तो इसी तरह अगर वाइफ 100 जन्म ज़्यादा ले चुकी है, हम यहाँ पे फिज़िकल वर्ल्ड में एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोल के जन्म की बात कर रहे हैं। तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, तो वो अलग तरीके से ज़िंदगी को देखती है। और हस्बैंड जो 100 साल पीछे है, या चलिए 50 साल पीछे है, वो ज़िंदगी को अलग तरीके से देख रहा है, उसका अलग बिहेवियर होगा, क्योंकि नॉलेज लेवल वो है, वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों में रहेगा, वो खाना पीना इन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा, दिखावे में। तो क्या होगा, हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस रहेंगी। और जब डेथ होगी इनकी, तो ये अपना अपना इंडिविजुअली आगे बढ़ जाएंगे। इनमें से किसी की पहले किसी की बाद जब भी डेथ हो, तो ये कपल एक साथ तो गए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन मिला हुआ नहीं है और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी मिली हुई नहीं है। तो ये अपना अपना अपने हिसाब से इनकी एज, अपनी एज रहेगी, अपनी डेथ होगी। लेकिन जब ये एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे और अपने किए हुए चीज़ों को देखेंगे, सपोज़ जब हस्बैंड देखेगा कि अच्छा मैंने वाइफ को ये प्रताड़ना दी, तो उसको खुद को अपनी करनी देख करके जो तकलीफ़ होगी, जो यातना होगी, वो उसके लिए लेसन का काम करेगी और वो फिर वहाँ से अपनी सोल को उसको ठीक करके इवॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसी तरह जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे कुछ बच्चे बिल्कुल जन्म से ही अपना कोई इनर टैलेंट लेकर आते हैं, या फिर कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फैमिली में कोई भी ना म्यूज़िशियन है, ना साइंटिस्ट है, ना स्पोर्ट्स पर्सन है, बिल्कुल पेरेंट्स भी इलिटरेट हैं, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल पढ़ के साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये चीज़ें उस बच्चे के पास जो उसने अपने इस जन्म के पहले एस्ट्रल वर्ल्ड से सीखा है, वहाँ पे अपनी हॉबीज़ वगैरह को डेवलप किया है, वहाँ से आ रही हैं। तो हमें भी इस वर्ल्ड में भी, अगर हमारा बच्चा किसी अपने फैमिली ट्रेंड से हट के या ट्रेडिशनल चीज़ों से, सिर्फ पढ़ाई लिखाई को छोड़ के और भी चीज़ों, हॉबी पर अपने ग्रोथ कर रहा है, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी इस टैलेंट को और डेवलप करना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हॉबीज़ पे हम काम करके रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे आगे की जर्नी अच्छी रहेगी और सोल का उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सोलमेट के बारे में बताया गया है। सोलमेट, आजकल आप सब ने इस वर्ड को सुना होगा। सोलमेट क्या होता है? जब चैप्टर आप बुक को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप समझिए, सोलमेट मतलब होता है कि एक ही सोल के दो पार्ट। एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए और उसको अगर दो पार्ट में फाड़ दीजिए बीच से,
और एक पे लिख दीजिए मेल, एक पे लिख दीजिए फीमेल, या एक का कलर रेड कर दीजिए, एक का ब्लू, बट बेसिक तो वो है उसी पेपर का टुकड़ा। ऐसे ही हर सोल जो यहाँ पे आती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक मेल एक फीमेल, है वो सेम सोल, और दो बॉडी में होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी में है, डिफरेंट बॉडी में वो कभी मेल बॉडी में कभी फीमेल बॉडी में अपने लाइफ के लेसन्स एक्सपीरियंसेस को लेते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फैमिली मेम्बर होकर ही आएँ। हो सकता है पूरे पूरे जन्म में वो एक दूसरे से मिले ही ना, एक कहीं हो एक कहीं हो, बिल्कुल फिज़िकली क्या वैसे भी ना मिले, लेकिन इंटरनली उनकी वाइब्रेशंस जुड़ी रहें। ये साथ तब आते हैं, उस जन्म में आते हैं जब इन्हें एक साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा काम या लेसन को पूरा करना होता है। जब साथ आते हैं ये एक दूसरे को हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं, खुशी देते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, क्योंकि ये सोल कंप्लीट होती है, दो पार्ट आपस में मिल जाते हैं तो एक कंप्लीटनेस की वाइब्रेशन आती है और ये मिलकर काफ़ी ग्रोथ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट्स एक दूसरे से हमेशा मिले ही। हो सकता है जिस जन्म में इनको मिल करके कोई पर्टिकुलर सोल प्लान कंप्लीट नहीं करना है उस जन्म में ये नहीं भी मिलेंगे। हो सकता है मिले भी एक दूसरे से लेकिन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएँ, क्योंकि वो मेमोरी तो रहेगी नहीं। तो सोलमेट का कंसेप्ट यही है। अब कुछ ऐसी सोल्स भी होती हैं जो हमेशा दूसरे सोल को हेल्प करती हैं, चाहे फिज़िकल वर्ल्ड हो एस्ट्रल वर्ल्ड हो, हमेशा एक सोल दूसरे सोल को हेल्प करती है उसके लेसन्स लेने में, एक्सपीरियंसेस लेने में, इवॉल्व होने में। ज़रूरी नहीं कि ये हेल्प बहुत पॉजिटिव दिखता हो, मतलब इसका मेन एम तो यही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन बाहर से हो सकता है कि देखने में कुछ और लगे। जैसे कि एक टीचर है, किसी स्कूल में दो तरीके के टीचर हो सकते हैं, एक जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बच्चे को डांट के पढ़ाते हैं लेकिन उसका एम क्या रहता है, बच्चे की ग्रोथ करना। एक टीचर जो बहुत प्यार से पढ़ाती है लेकिन डांटती नहीं है, बट उनका भी वही एम है, बच्चे की ग्रोथ करना। दोनों ही केसेस में टीचर का रोल क्या है, बच्चे की ग्रोथ करना। इसी तरह जितनी भी सोल्स हमारे लाइफ में हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों या एनिमीज़ हों या कॉम्पिटिटर्स हों, कोई भी सोल हो, उन सब का पर्पस हमारे लाइफ में हमारी ग्रोथ करना होता है। ये जब हम यहाँ पे बॉर्न होते हैं, जब हम फिज़िकल प्लेन पे आ रहे होते हैं, तो हम अपना सोल प्लान चूज़ करते हैं। हम जो अपना सोल प्लान चूज़ करते हैं, मतलब इस जन्म में मेरी क्या जर्नी रहेगी, तो उसमें हम चूज़ करते हैं कि ये सोल मेरे लिए फ्रेंड है, ये एनिमी है, ये कॉम्पिटिटर है। हम अकॉर्डिंगली हम खुद ही चूज़ करते हैं और इसको एक्सेप्टेंस देते हैं कि ठीक है, तुम मेरे कपल, एज अ कपल हम दोनों रहेंगे, जिसको हम कार्मिक रिश्ते भी बोल देते हैं। एज अ कपल हम एक ही घर में रहेंगे और तुम मुझे पोक करते रहना, डिस्टर्ब करते रहना, जिससे मुझे लेसन्स मिलते रहें, यानी मुझे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और लेसन्स मिलते रहें और मैं अकॉर्डिंगली बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करती रहूं, जैसे ग्रैटिट्यूड देने का, फॉरगिवनेस देने का, नॉन जजमेंटल होने का। क्योंकि अगर सारी सोल्स मेरे साथ बहुत अच्छी रहेंगी तो मैं फॉरगिवनेस की क्वालिटी तो अपने अंदर ला ही नहीं पाऊँगी। अगर पूरी दुनिया मुझसे बहुत अच्छी हो जाए तो मैं किस तरह से नॉन जजमेंटल होंगी, मैं किस तरह से फॉरगिव करूँगी या पेशेंस लाऊंगी अपने अंदर। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अपने स्ट्रगल्स को सबसे पहले ग्रैटिट्यूड दो। हर वो इंसान जो तुम्हें ट्रबल कर रहा है उसको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड दो, क्योंकि वो ये अपना रोल करके पहले तो उसे एक्सेप्टेंस दो, एक्सेप्ट करो, और वो अपना रोल करके आपके लेसन्स को ही कंप्लीट कर रहा है, ऐसा आपको समझना चाहिए और तब उसे ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। बट ये इतनी डीप बातें आप तब समझ सकते हो या अपने बिहेवियर में तब ला सकते हो जब आपको इन बातों की नॉलेज हो।
तो इन बातों की नॉलेज के लिए ही हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब एस्ट्रल प्लेन से आप देखते हो ना, तो आपको अर्थ पे आपका पूरा एक जन्म एक दिन की तरह लगता है। ऐसे लगता है कि 24 घंटे की स्टोरी है, या आप कहीं पे बस घर से मॉल गए थे और 2-4 लाइन में आपने बता दिया कि मैं गई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने एक्सपीरियंसेस को बता दिया, और आपके पूरे एक जन्म की स्टोरी कंप्लीट। कितना आसान है, और हमने ज़िंदगी को कितना कॉम्प्लिकेट बना के रखा है। सोच के देखिए, अगर सपोज़ मैं यहाँ से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती हूँ, तो अपने स्पिरिट गाइड को शायद 2-4 मिनट में अपनी सारी स्टोरी सुना दूँगी। 7 मिनट्स आपने देखा, डेथ के पहले हमें मिलते हैं अपनी पूरी लाइफ को एक मूवी की तरह देखने के लिए। क्या 7 मिनट में पूरी लाइफ? और हम इसी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं, और कितना अपने ऊपर प्रेशर करके रखते हैं। कितनी छोटी सी चीज़ है, एक सिंपल सी लाइफ होगी, मैं ये थी, वो थी, ऐसे किया, वैसे किया, ये एक्सपीरियंस हुए, नेक्स्ट लाइफ में ऐसे, बस स्टोरी दी एंड। सो पूरा एक जन्म कुछ लफ्ज़ एक दिन में एक दिन की तरह दिख रहा है, क्योंकि हमें तो और बहुत 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 सारे जन्म लेने हैं और बहुत एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो इस चैप्टर से मैंने तो इसको जब पढ़ा तो मैंने तो यही सीखा, बहुत सुंदर ज़िंदगी मिली है, जन्म से मरण तक ना किसी से ज़्यादा ग्रीवेंसेस रखें, ना किसी को जज करें। लोगों को, जो सोल्स हमें ट्रबल दे रही हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आप दिखने में कैसे हैं, बोलने में कैसे हैं, कितनी हाइट है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। ज़िंदगी का एक एक मिनट बहुत खुशी से जीना चाहिए, और लर्निंग में और अपनी ग्रोथ में लगाना चाहिए। समय को नष्ट नहीं करना है, समय को इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। आजकल हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइम तो अपना वेस्ट कर देते हैं, या तो चिंता करने में, या खुद की कमियां देखने में, दूसरों की कमियां देखने में। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में हम जितना हो सके ग्रो करके जाएं। क्योंकि हम तो एक ट्रेनिंग स्कूल आए हुए हैं ना, एक ट्रेनिंग स्कूल में आए हैं, और ट्रेनर्स तैयार हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। इसमें टाइम वेस्ट की कोई जगह नहीं है, और खुशी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। जितना हो सके म्यूज़िक सीखिए, अपने शौक़ पे काम कीजिए, मौत को समझिए, और मौत के डर को अपने जहन से निकाल दीजिए। आप जब रिलेशनशिप में आए, सोलमेट कंसेप्ट को यहाँ समझाने का क्या मतलब है, आप जब रिलेशनशिप में आए तो आपका रिलेशन कैसा भी हो, बहुत अच्छा हो, बहुत फ्रेंडली हो, आपका स्ट्रगलिंग रिलेशन है, या फिर आपकी शादी किसी पर्सन से हुई है और आपका अफेक्शन किसी और पर्सन से बहुत ज़्यादा रह रहा है, इन बातों की गूढ़ता को समझिए, सोल लेवल पे समझिए, और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, और नॉलेज गेन कीजिए। कुछ सोल्स ऐसे होंगे जो हमेशा आपके लाइफ में कुछ ब्रेक के बाद आते होंगे, ट्रबल करते होंगे, कुछ नहीं तो आपको इमोशनली परेशान, फिर वो गैप हो जाता होगा, वो कहीं चले जाते हैं, आपकी लाइफ से फिर हटते हैं, फिर कुछ सालों बाद आते हैं, फिर आपकी लाइफ में कुछ उलझन पैदा करते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ सोल्स ऐसे होते हैं, आते हैं, आपको पैसे की हानि कराते हैं, चले जाते हैं। उसी में कुछ सोल्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, उनके इंस्पिरेशन से आप बहुत ग्रो करती हैं, बहुत लर्न करते हैं, आप बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखते समझते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हैं। कोई गुरु के रूप में आपके लाइफ में आता है, कोई दूसरे किसी भी रूप में मेंटोर बन के आता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हैं, हर सोल दूसरी सोल को एवं केवं प्रकारेण जो कहते हैं ना, वैसे ग्रो करने में, लेसन्स लेने में हेल्प कर रही है। सो अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं
तो आप हर एक लाइफ के आपके हिसाब से अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस को, हर एक अच्छे या बुरे रिलेशनशिप को आप एक्सेप्टेंस देंगे, फॉरगिवनेस देंगे, जो अच्छा कर रहा है उसको ग्रैटिट्यूड देंगे, और सीखते हुए बहुत खुशी से, शांति से अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन के, मेरे इस वीडियो को सुनकर एक सोल भी ऐसा कर पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, और समझूंगी उसकी ज़िंदगी में मेरी सोल का यही रोल था। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, सोल लेवल पे धन्यवाद।